जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, भारतीय शासन व्यवस्था में की जो अपनाया गया उसमें संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन की। संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था में क्या कहाँ से लिया गया, संघीय सरकार जिसको साथ में उसके बाद एकात्मक सरकार की क्या होती हैं, दोनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, दोनों के गुण दोष पढ़ेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। भारत संघीय है या एकात्मक है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है का अध्ययन भी करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। हम थोड़ा दूसरे देशों से भी भारत की शासन व्यवस्था की तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संघीय सरकार, संघीय व्यवस्था, संघ क्या होता है? हमने भारतीय संविधान जब शुरू किया था, पहला ही अनुच्छेद मैंने बताया था, भारत दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा। मैंने वहाँ संघ इस्तेमाल किया था, फेडरल शब्द का नहीं मिला। बेसिकली फेडरल और यूनियन दो शब्द हैं जिसका हिंदी में तो दोनों का संघ ही लिख दिया गया है। यूनियन का भी संघ लिख देते हैं और फेडरल का भी संघ लिख देते हैं, जबकि यूनियन और फेडरल दोनों काफ़ी कुछ अंतर। यूनियन एक ऐसा शब्द हो जाता है जो मजबूती के साथ इकट्ठा करने का क्षमता रखता है। यूनियन कि हम एक यूनियन बनाते हैं। कभी आपने देखा कोई संगठन बनता तो उसका नाम हम एक फेडरल बनाए हुए, ऐसा तो होता नहीं। हमने एक यूनियन बनानी है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनियन, हम एक यूनियन। यूरोपियन यूनियन, न कि यूरोपियन फेडरल। इसका मतलब ये होता है कि जब हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक मजबूती का, दृढ़ता का परिचायक होता है। तो इस तरीके से अगर हम संघीय विशेषताएं की बात करें तो देखिए, जैसे भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है। सबसे पहले इसकी कुछ हम बात करते हैं। संघ शब्द का प्रयोग का कुछ चीज़ें आपको पता नहीं, कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया। पूरे संविधान में कहीं संघ शब्द नहीं है। जो भी और राज्यों का संघ दिया होगी, प्रश्न आ सकता है यूपीएससी पीटी में कि भारत में संघ को शब्द को परिभाषित किया गया और कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अब होगा क्या कि लोगों को हाँ ये राज्यों का संघ दिया गया, इसका मतलब परिभाषित नहीं है, तो इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, राज्य संघ की बातें दो होते, संघ से मतलब दो बातें उभर कर आती। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि जैसा अमेरिका में 50 राज्य हैं और देखा जाए तो कोई भी केंद्र नहीं है। सभी राज्य मिल करके आपसी सहमति से एक फेडरल बनाए हुए हैं कि भाई ठीक है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो कि जिसका राष्ट्रपति और इन्हीं 50 राज्यों के गवर्नर होंगे और सबका एक सहमति बनी हुई बातों से एक मतलब आपस में एक सामंजस्य बना हुआ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य कोई सहमति नहीं है, राज्य भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते। जैसे शरीर होता है, एक शरीर में एक अंग ऐसा जुड़ा होता है कि किसी भी स्थिति में हम उसको अलग करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई खिलौना बनाया हमने, अब खिलौना बनाया, चाहे जब कोई वैसा है उसको निकाल के उसको लगा दिया, उसको बाहर कर दिया, लेकिन शरीर जो, इसलिए तो कहीं ना कहीं एक संघीय व्यवस्था जो होती है ये एक मजबूती के साथ मजबूती बनाए रखती है कि कभी भी कोई भी राज्य, देखिए भारत में कुछ भी हो सकता है लेकिन कभी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इसकी विशेषताएं कि द्वैध राज्य पद्धति, दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है, और दोनों के बीच कुछ मामलों में लेकर के कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है लेकिन लगभग सामंजस्य बनाए रखती हैं दोनों के बीच। अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में अंतर्गत कुछ राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, कुछ केंद्र की शक्तियाँ हैं, उसके बाद विषय दिए गए हैं और उसके कुछ समवर्ती है जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो एक द्वैध राज्य पद्धति, केंद्र और राज्य दो सरकारें होती हैं। लिखित संविधान है, भारतीय संविधान प्रॉपर लिखा गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, एक एक बातें, एक एक विचार लिखा गया है, इसमें इतने अनुच्छेद हैं, इतनी अनुसूचियाँ हैं, इतने भागों में विभाजित किया गया, शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्यों की भी, जैसा मैंने बताया कि अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भाई केंद्रीय विषय भी हैं, राज्य विषय भी हैं, साथ में समवर्ती विषय भी हैं। संविधान की सर्वोच्च, मैंने इस चीज़ को आपको पहले क्लास में ही बताया था कि भारत में ना तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है, ना मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। जो भी संविधान में लिखा गया है संविधान के अनुरूप ही हम कार्य करेंगे। संविधान के खिलाफ हम नहीं जा सकते क्योंकि संविधान की शक्ति की जरूरत हम भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। उसके बाद कठोर संविधान। हाँ देखिए, संघीय व्यवस्था में अभी हम थोड़ा सा इसकी और चर्चा करेंगे। भारत का संविधान कहीं ना कहीं कठोर है,
इतना आसान नहीं है कि आप कभी भी कोई भी संविधान में परिवर्तन कर लो। हमने संविधान संशोधन जब पढ़ा था उसमें हमने पूरा बताया था कि 3 तरह का संविधान संशोधन होता है। तो संविधान कहीं ना कहीं कठोर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी संघीय व्यवस्था है कि कोई भी न्यायपालिका चाहे कि उच्चतम न्यायालय के जितने नीचे उच्च न्यायालय होंगे उनको फैसला मानना ही पड़ेगा, ये भी एक संघीय व्यवस्था है। द्विसदनी कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसे एक द्विराज्य पद्धति में क्या होता है कि केंद्र में भी सरकार, राज्य में सरकार। अब केंद्र में भी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, राज्यों में भी राज्य विधानसभा होती है और साथ में कुछ राज्य हैं, 6 राज्य हैं, इनकी राज्यों की विधान परिषद भी है। तो अब संघीय व्यवस्था में देखिए हमने क्या की चीज़ें, राज्य द्वैध राज्य पद्धति होती है, एक हमारा लिखित संविधान होता है, एक शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीयता होती है। संविधान की अब थोड़ा सा हम एकात्मक स्वरूप पढ़ लेते हैं। तो जब हम एकात्मक स्वरूप की बात करते हैं, एकात्मक का मतलब का एक से ही समझिए, एक कि पावरफुल एक ही होगा, दूसरा नहीं। तो सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई है और ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए किसी राज्य में, देखते हमने पंजाब में अलगाववाद देखा, हमने महाराष्ट्र में अलगाववाद की स्थिति देखी, पूर्वोत्तर भारत में देखिए मणिपुर में लगातार जल रहा है मणिपुर 2-3 महीनों से। तो कहीं कोई राज्य भारत की सीमा से अलग ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमने सारी शक्ति केंद्र की तरफ, कोई राज्य कि जैसा छोटा बच्चा होता है उसको हमने खुली छूट दे देते, लेकिन जब भी वो कोई गलत कार्य करता है तो हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको गलत कार्य करने से रोकते हैं। इस तरीके से सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई। सशक्त केंद्र में क्या होता है कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि राज्य भारत के खिलाफ जा रहा है या भारतीय संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो उसको अपने तुरंत नियंत्रण में लिया जा सके। राज्य अनश्वर नहीं है। देखिए भारत और अमेरिका को दो, देखिए भारत में क्या है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 दिया गया कि हम नया राज्य जोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्य की परिभाषा बना सकते हैं, नए राज्य का नाम बदल सकते हैं, नए राज्य का क्षेत्र बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य, अगर कोई राज्य को लगता है कि हम अलग हो सकते हैं तो अलग हो भी सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब ये राज्य तो आपस में विखंडित हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से झारखंड बन गया, या कोई राज्य जिसको हमने इस राज्य में शामिल कर दिया, लेकिन कोई राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। उसी अमेरिका में क्या होता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का राज्य आपस में नहीं बढ़ते वहाँ पे, क्योंकि राज्य चाहे कि हम 2 राज्य बन जाएं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई राज्य चाहे तो संघ से अलग हो सकता है। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है और यूएसए अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। उसके बाद एकल संविधान कहीं ना कहीं ये दिखाता है, ये महसूस कराता है हमें कि केंद्र का संविधान होना, केंद्र में मतलब संविधान तो पूरे देश का ही होता है, लेकिन वो केंद्र की तरफ झुका होना। एक ही संविधान, राज्य का अपना कोई संविधान नहीं होता। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 तक संविधान अपना हुआ करता था, उनका अपना विधान था, उनका अपना झंडा होता था, उनके अपने कई सारे कानून हुआ करते थे, जिनको हमने अनुच्छेद 30 को ख़त्म करे और धारा 35 को ख़त्म करते ही वो समाप्त हो गए। तो एकल संविधान का लचीलापन, संविधान थोड़ा जैसा आसानी से हम, जैसा हमारा संविधान क्या है ना, बहुत ज़्यादा कठोर है ना, बहुत ज़्यादा लचीला है, तो थोड़ा लचीला में भी हो जाता है कि हम आसानी से संविधान संशोधन कर लेते हैं। यही कारण है कि लगभग हम 105 से ज़्यादा संविधान संशोधन कर चुके हैं। अमेरिका का संविधान में संशोधन आसान नहीं होता, वहाँ तक भी बहुत कम संविधान संशोधन हो पाए। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, एकात्मक में क्या, जैसे उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा के सदस्य आते हैं, वहीं आप सिक्किम में चले जाओ तो, दिल्ली में चले जाओ तो 3 ही है। तो कहीं ना कहीं ये राज्यों के बीच एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है कि वहाँ से राज्यसभा सदस्य ज़्यादा है, लोकसभा के सदस्य भी जाता है। तो ये मतलब वजह सही तो है भाई, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बड़ा राज्य, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब छोटे राज्यों में राज्यों कम प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ये एकात्मकता आपातकालीन उपबंध जो है अनुच्छेद 352, 356 और साथ में 360 ये साबित ये करते हैं कि इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो केंद्र के साथ सब पावर दे देता है। एकल नागरिकता, देखिए देश में भारत का ही नागरिक हो सकता है, राज्य का अपना कोई नागरिक नहीं होता। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। एकीकृत न्यायपालिका है कि न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर होगा और उसके अधीन होंगे राज्य, जो उसको फैसला देना पड़ेगा वो मानना ही पड़ेगा, इसलिए एकीकृत न्यायपालिका है। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IFS, IPS, ये कहीं ना कहीं एकात्मकता को
केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यों में जाकर के अपनी सेवा देते हैं, लेकिन राज्यों के से ज़्यादा नियंत्रण केंद्र का होता है। कहीं ना कहीं ये भी एकात्मकता की विशेषता है। उसके बाद राज्य सूची के पर संसद का प्राधिकार देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों की 2/3 से अगर कोई अनुशंसा कर दे, उस राज्य सूची के विषय की मैं बात कर रहा हूँ। लोग केंद्रीय सूची में भी कानून बनाती है, समवर्ती सूची में भी लोग कानून बनाती है, लेकिन राज्य सूची के विषय पे अगर राज्यसभा अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए 2/3 सदस्यों की बहुमत से किसी मामले पे अनुशंसा कर दे, तो उस पर केंद्र संसद अपना संविधान कानून बना सकती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एकात्मक लक्षण हो जाता है कि राज्य को केंद्र को ज़्यादा पावर दे दी गई। राज्यपालों की नियुक्ति तो अधिकतर चर्चा में का विषय बना रहता है। राज्यपालों की नियुक्ति क्यों की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि सीधे उस पर राज्य पर केंद्र का नियंत्रण बना रहे, राज्य कहीं ना कहीं इधर उधर ना ज़्यादा कर दे, इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है, मशीनरी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग होता है जो कि इसके अंडर में राज्य चुनाव आयोग काम करता है। उसके बाद तो अब देखिए, हमको तो लगता है कि जितनी एकात्मक विशेषता नहीं, संघीय विशेषता नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो संविधान की एकात्मक लक्षण है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? संविधान की संघीय विशेषता में द्वैध राज पद्धति हो गया, लिखित संविधान हो गया, शक्तियों का विभाजन पढ़ लिया, संविधान की सर्वोच्चता पढ़ लिया, कठोर संविधान पढ़ लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़ लिया, द्विसदनीयता पढ़ लिया। अब संविधान की एकात्मक लक्षण में हमने क्या पढ़ा? सिर्फ सतत केंद्र पढ़ा, राज्य अनुस्वर नहीं हो सकते, राज्य टूट नहीं सकते केंद्र से, एकल संविधान पढ़ लिया, संविधान का लचीलापन पढ़ लिया, राज्य प्रतिनिधित्व के समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध पढ़ लिया, एकल नागरिकता पढ़ लिया, एकीकृत न्यायपालिका पढ़ लिया, अखिल भारतीय सेवाएं हमने पढ़ी। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ी। इसमें कुछ थोड़ा बहुत इसकी आलोचना भी की जाती है कि राज्यों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती, या कुछ कई मामलों में आलोचना करती है। हम उसमें मामलों पर नहीं जाना चाहेंगे, वो हमारे मतलब का भी नहीं है। तो देखिए, अब हम संघीय व्यवस्था और एकात्मक संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के गठन कर लेते। देखिए, संघीय सरकार में क्या होता है? दोहरी शासन, अर्थात राष्ट्र एवं राज्य दोनों की केंद्र की सरकार होती है और साथ में राज्य की सरकार होती है। उसके बाद जबकि एकात्मकता की आप जाएंगे तो एकल सरकार होती है, क्षेत्रीय सरकार, जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। कोई एक ही सरकार बना दो, राज्यों की सरकार की जरूरत नहीं। लिखित संविधान होता है एकात्मक सरकार में, जैसे ब्रिटेन में लिखित भी हो सकता है और फ्रांस में, ब्रिटेन में अलिखित होता है और फ्रांस में जैसा लिखित संविधान है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मत शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय सरकार में हमने अनुसूची 7 देखी कि केंद्र शक्तियाँ, राज्य केंद्र विषय, राज्य विषय, शक्तियों की कोई विभाजन नहीं होता, शक्तियों का राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त होता है। एकात्मक सरकार में क्या होता है? जो केंद्र की तरफ पूरी तरह की झुकी होती है कि मतलब हाँ, जो केंद्र कहेगा वही सब कुछ होगा, राज्यों की अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। जैसा नेपाल में क्या है? नेपाल में बस एक सरकार है, बस राज्यों की अपनी कोई सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य ही नहीं, सीधे जिले बने हुए छोटा सा देश है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या है कि राज्य न्यायपालिका फ्री एवं फेयर, बिना किसी डर दबाव स्वतंत्र रूप से फैसले देगी, ताकि हमारी न्यायिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत बना रहे। उसके बाद द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका मतलब केंद्र में केंद्रीय लोकसभा राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है। जबकि वहाँ क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है, एकात्मक में नहीं भी हो सकती है, विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है। वहाँ पे एकात्मक में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। आखिर देखिए, हमने एकात्मक सरकार क्यों नहीं लिया? जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि आखिर हमने संघीय व्यवस्था क्यों अपनाया, अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं अपनाया। ऐसे यहाँ पर देखिए, संघीय व्यवस्था ये कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था को एक प्रतिबिंब दर्शाती है, और जो एकात्मक सरकार है ये अध्यक्षीय शासन के प्रतिबिंब को दर्शाती है। संघीय सरकार में क्या है? 2 सरकारें होंगी, सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार के एग्जीक्यूटिव और जो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वही मंत्री बन सकते हैं। एकात्मक ऐसा नहीं, एकात्मक सब कुछ अलग अलग ही है कि कुछ वही मंत्री बन जाएगा, कोई भी मंत्री बन सकता है। कई चीज़ें हैं जो भारत के विविधता के साथ सहज नहीं रहती। तो आज हमने देखिए संघीय सरकार में क्या क्या पढ़ लिया कि संघीय सरकार की विशेषताएं हमने पढ़ी। द्वैध राज्य पद्धति होती है, लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीयता होती है। संघीय सरकार की एकात्मक विशेषता में एक सतत केंद्र होता है, राज्य स्तर नहीं होता है, एकल संविधान होता है, संविधान का लचीलापन होता है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव होता है, आपातकालीन उपबंध दिए जाते हैं, एकल नागरिकता होती है, एकीकृत न्यायपालिका होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। उसके बाद
एकीकृत निर्वाचन प्रणाली होती है। तो हमने दोनों का अध्ययन किया, दोनों को समझ लिया, दोनों के बीच हमने अंतर देख लिया। भारत ने क्यों लिया गया, क्यों संसद संघीय स्वरूप को अपनाया गया। देखिए कई संविधान की जानकार का मानना है कि भारत संघीय व्यवस्था है कि एकात्मक है कि संघात्मक है। देखा जाए तो भारत संघीय व्यवस्था का पालन सामान्यतः करता है, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था के गुण हैं उनका पालन करता है कि द्वैतराज पद्धति है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसंधिता है। लेकिन कई बार इमरजेंसी की स्थिति ऐसी आ जाए कि अब हमको अपने राज्यों को एक रखना है, पूरे देश को एक रखना है, तो सरकार कहीं न कहीं केंद्र की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए हमने सतत केंद्र की व्यवस्था की है, राज्यों को टूटने का अधिकार नहीं दिया है देश से, कि कल संविधान की व्यवस्था की है, संविधान को थोड़ा लचीला बनाया है ताकि कोई भी संशोधन कर सके। इसीलिए देखिए हमने 105 से ज़्यादा 104 से 5 संविधान संशोधन कर चुके हैं। राज्यों में प्रतिनिधि की समानता का भाव जानबूझ के कर किया है कि किसी राज्य को ये ना लगे कि हम जनसंख्या भी हमारा फिर भी हमारे बराबर के सांसद ही संभव नहीं, जबकि अमेरिका में सभी जितने राज्य सबकी सीटें समान हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों की सीटें अलग अलग हैं। आपातकालीन बंद की बात की गई है, एकल नागरिकता की बात की गई है, एकीकृत न्यायपालिका की बात की है, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की है। उसके बाद राज्य सूची पर संसद के प्राधिकार अनुच्छेद 249 राज्यपालों की नियुक्ति के मामलों को लेकर के हमने की व्यवस्था की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एकात्मक लक्षण का एकात्मक विशेषताएं शो करता है। भारत में क्या है, भारत में संघीय स्वरूप है, तो एकात्मक संघीय सरकार है, दोहरी सरकार है, लिखित संविधान है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य सीटों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानसभा। तो ये हमने समझ लिया हमने क्यों एकात्मक नहीं लिया, क्यों हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में भी चर्चा की कि वहाँ पर सरकारें कैसी होती हैं, वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकारों में क्या अंतर है, क्यों भारत ने संघीय व्यवस्था को ज़्यादा मजबूती से बनाया गया जबकि एकात्मक व्यवस्था को थोड़ा कमजोरी रखी गई है, उसको राज्यों को उतना मजबूत बनने नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने ये फेडरल सिस्टम, ये संघीय व्यवस्था को समझ लिया। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को इससे मिला होगा।